प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। देश की बात में आप सबका स्वागत है। देश की बात में हम हर हफ्ते देश की एक नामचीन हस्ती के साथ देश की दशा और दिशा पर बात करते हैं। इस हफ्ते के हमारे अतिथि हैं गोविंदाचार्य जी। गोविंदाचार्य जी, पिछले हफ्ते भी उनसे हमने बात की और इस हफ्ते इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। देश की दशा दिशा पर काफी चिंतित दिखे गोविंदाचार्य जी। इस बार फिर हम उनसे बात कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं, अभी दरवाजा खटखटा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर बात करने के लिए। दरवाजा खुलेगा, हम अंदर जाएंगे और केन गोविंदाचार्य जी भारतीय जनता पार्टी में दशा और दिशा की क्या स्थिति है इस पे बात करेंगे। गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी की अभी क्या दशा है? क्योंकि अभी हाल में जो देखा गया, ऐसा लगा जैसे एक व्यक्ति ने पूरे भारतीय जनता पार्टी के चिंतन प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया है और एक व्यक्ति की बलि ली जा रही है दूसरे व्यक्ति को वहां लाने के लिए। क्या ये उचित है? नहीं, ये सब तो स्वाभाविक है, तो तार्किक परिणाम ही है ये सब। पार्टी ऑफ वर्कर्स विद ए मिशन का स्वभाव और पार्टी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पावर, ये दो में जब अंतर हम समझ लेते हैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी पार्टी ऑफ वर्कर्स विद ए मिशन थी। डिजेनरेट होते होते पार्टी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पावर हो गई। तो स्वाभाविक है अंतर्द्वंद्व होंगे और उसमें से स्वाभाविक होगा कि सत्ता साध्य बन जाएगी साधन की बजाय। तो पावर फॉर ए पर्पस की बजाय पावर इटसेल्फ विल बिकम द पर्पस। तो उसका जो व्याकरण और गतिशास्त्र, ग्रामर और डायनेमिक्स होगा, उसमें तो जैसे तैसे भी हम निर्णय की उच्चतम स्थानों पर पहुंचने की जुगत में भिड़े। वही आज दिखाई पड़ रहा है सब जगह। इसलिए नो होल्ड्स बार्ड, ए वेरी वन अगेंस्ट ऑल, ये स्थितियां वहां नेतृत्व के स्तर पर दिखाई पड़ रही हैं। तो पार्टी के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, बाकी अच्छे मोटिव के लोग हैं, वो अपने को किनारे पर खड़ा मूक लाचार दर्शक की भूमिका में अपने को देख रहे हैं। इतनी बड़ी विरासत, इतने वर्षों की तपस्या, सामान्य कार्यकर्ता बहुत चकित सा है कि अब हम क्या करें, लाचार सा है। ये मोटे तौर पर उस पार्टी की स्थिति, उसमें अच्छे लोग भी होंगे, जितना नीचे देखें उतने और अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि निर्णय प्रक्रिया में वे अच्छे लोग किनारे हैं। उसका कारण है फिल्टरिंग मैकेनिज्म नहीं हुई, जिसमें सही बढ़े और गलत घटे। वो उल्टा हो गया। तो जो जैसे भी आपाधापी से पहुंच जाए तो धींगा मस्ती। कहते हैं ना कि सांड के लिए एक न्याय, भेड़ के लिए एक न्याय। काम करे कोई, निर्णय करे कोई। झाड़ू बहारू और खाना बनाने के लिए कोई हो, लेकिन डाइनिंग टेबल पर दूसरे ही लोग बैठे। ये जो विसंगतियां आज दिखाई पड़ रही हैं, वो एक जिम्मेदार विपक्ष के लिए और इसके कारण देश के लिए एक चुनौती है। जी, ये जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है, कई ऐसे मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के अंतर विरोधों को सामने ला सकती थी और एक आंदोलन खड़ा हो सकता था। कौन सी मजबूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में नहीं सोचा? उसका मैंने जो चाल चरित्र चेहरे की बात कही थी ना, तो चरित्र ऐसा बन गया जिसमें एक तरह से समाज के अगड़े हिस्से उनके हित स्वार्थ की रक्षा मानो अवचेतन में बैठ गई। वही मानो देश है। और उसी प्रकार मैं देख रहा हूं कि जो आर्थिक दृष्टि से अंतिम व्यक्ति है, उसके मुद्दों को समझने की संवेदनशीलता वो कम होती दिखी। और जो ऐसा करेगा वो मानो झोला छाप है, ऐसा उसके प्रति उपालंब हो जाएगा। इसके कारण एक निश्चित वर्ग के और कारपोरेट सेक्टर के प्रति आकर्षण होकर उनके हस्तक बनने तक की स्थितियां नीतियों में अब दिखाई पड़ती हैं। ये चिंता की बात है। ऐसा लग रहा है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट करेगी, ऐसा लगता है। संभव है न भी करे, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को बढ़ाने के लिए संजय भाई जोशी की, मैं बलि कहता हूं, बलि लिया गया, वो कहीं से उचित नहीं दिखता।
अगर हम सीधे और साफ शब्दों में आपसे सवाल करें, क्या नरेंद्र मोदी को इस देश का जनमानस प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लेगा? देखिए, पार्टी के द्वारा कुछ भी मनोनीत कर दिया जाना तो एक अलग बात है, और जनता का फैसला आना एक और ही भिन्न बात है। दोनों खेल अलग अलग तरह के हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि संजय जोशी के साथ हुआ व्यवहार, ये यही पर्याप्त प्रमाण है श्री नरेंद्र मोदी के देश को संभालने की जिम्मेदारी की दावेदारी को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सी इसमें विषमताएं हैं, कठिनाइयां हैं, विविधताएं हैं। सबके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए नरेंद्र मोदी जी उपयुक्त तब होंगे आज भी अगर वो खुले तौर पर दिल से माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर, और कहें कि इस पार्टी में काम करने के लिए किसी के लिए कोई अवरोध नहीं है, मैं आड़े नहीं रहूंगा। क्योंकि वो आड़े आए जब उन्होंने बंबई आते समय कहा कि वो हटे तब मैं आ रहा हूं, और वो हट गए हैं इसलिए मैं जाऊंगा। ये कहना स्वयं इस बात का प्रमाण। इसलिए अधिक उदार बनना, अधिक बड़े मन का बनना देश को चलाने की अर्हता है, मूलभूत अर्हता भारत सरीखे देश के लिए। यानी उदात्तता बहुत आवश्यक है, और वो अपने स्वभाव में, व्यवहार में, कार्यशैली में नरेंद्र मोदी उतने उदात्त नहीं रहे और उन्होंने एक की बलि ले ली। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी यहां से वापस लौटेंगे और कहेंगे कि किसी के लिए कोई संकट नहीं है और सभी कोई काम करें? ये मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन मैं जरूर सोचता हूं कि देश चलाने की जिम्मेदारी वाले को इतनी उदारता जरूर दिखानी चाहिए, और श्री नरेंद्र मोदी ने मानो गलती की तो सुधारने का भी ये मौका हो सकता है। ये ऐसा आप मानते हैं कि अगर चाहें तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और नरेंद्र पहले मोदी वो ये अपने जेस्चर्स तो पहले करें, व्यवहार भी करें, उसके बाद बाकी की अर्हताएं जुटाने में बाकी भी जो उनके शुभेच्छु होंगे वे मदद करेंगे। पहले एक बार ये तो रजिस्टर्ड हो कि वो सीखने के लिए तैयार हैं। सब कुछ सर्वज्ञ बनने की बजाय उनकी ओर से गलतियां हुई हैं, होती हैं, होंगी, इसके लिए अच्छे लोगों का वलय तो वो पहले बनाएं। आप बिहार को बहुत अच्छा से जानते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो दो साढ़ों की लड़ाई है, इसमें क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार भी 2014 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं अगर कोई तीसरा मोर्चा या कुछ इस टाइप का गठन हो? मैंने कहा है, देखिए, मैं श्री शरद यादव को राजनीति में अंडर वैल्यू किया गया ऐसा मैं मानता हूं, और ये भारतीय राजनीति की एक ये विडंबना त्रासदी भी है। उसमें जैसे शरद यादव के खानदान के लोगों ने रानी झांसी के शरीर को अंग्रेजों के हाथ न पड़ने देने के लिए अपना बलिदान किया, और उनका पूरा गांव उजाड़ दिया गया, तब वो जबलपुर के पास जाकर उनके खानदान के लोग बसे। उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, बाकी का भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, तो लगेगा कि शरद यादव जी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो भारतीय राजनीति में नहीं मिला। और जहां तक नीतीश जी का सवाल है, विकास के संदर्भ में उनकी सोच में काफी कुछ सुधार की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो वो भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ही करते हैं। उनके आर्थिक लक्ष्य की प्राथमिकताएं कहीं नहीं दिखाई पड़ती हैं। उनको इस बात का कभी गम नहीं होता क्या कि हमारे ही बिहार के बच्चे मुगल सराय पर रात में ठंडक में अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट के आगे बोतल में पानी लेकर बेचते हैं। कोई नवादा का है, कोई रजौली का है, सासाराम का है। ये स्थिति क्यों हमारे अपने बिहार के लोग दूर जाकर अपमान झेलते हुए आजीविका के लिए दिन रात एक कर रहे हैं? क्या हम बिहार में वैसे नेटवर्क नहीं उत्पन्न कर सकते आर्थिक विकास के लिए? सोच की ये दिशा क्यों नहीं होती है, ये मेरे दिमाग में सवाल रहता है। तो फिर कहां संवेदना है? राजनीति ही राजनीति है खुद के लिए, इसके अलावा तो कुछ मैं देखता नहीं हूं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी खुद की राजनीति के देन है भारतीय राजनीति में। ऐसा धीरे धीरे आदमी का हो जाता है, मैंने ये भी देखा है। शुरू में ऐसा मुझे नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग जाता है। लोग भी उनको सुझाव देते होंगे। अभी भी मेरा ख्याल है कि स्थानिक स्तर पर जिले के अंदर साधनों, श्रम और प्रतिभा का उपयोग करते हुए ईमान की रोटी, इज्जत की जिंदगी हर को मिले, ये बिहार में संभव है। उस दिशा में सोच और पहल की जरूरत है जो नहीं हो रही है।
जी, आपने स्वदेशी और हिंदुत्व को भी फिर से परिभाषित किया। स्वदेशी बिहार, अभी चूंकि बिहार पे हम बात कर रहे हैं, बिहार के संदर्भ में स्वदेशी को आप कैसे व्याख्यायित करेंगे? मैं सीधा कहूंगा, आप देखिए ना, उत्तर बिहार देखिए, देश दुनिया में भी इतना फर्टाइल प्लेन लैंड कहां होगा, और वहां तो एक एक एकड़ के अंदर पूरे परिवार को पालने की क्षमता है। कृषि गोपालन और फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़कर थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग, थोड़ी थोड़ी उनको क्रेडिट वर्दी बनाने के लिए बैंकिंग का, इंडस्ट्री का मोड़ अगर कर दिया जाए। आपको याद होगा, देखिए हाजीपुर के पास मधेपुरा तक आखिर केले की खेती हुई ना, केले और ये कैसे हुआ? 77 में उस समय के वित्त मंत्री ने बैंकों को रगड़ करके कहा कि यार पैसा यहां से ले जाते हो, यहां खर्चा नहीं करते हो तुम, तब ये बातें बनी थी। तो एक छोटे से प्रयोग ने देखिए कितनी सफलता ला दी। क्या क्या नहीं हो सकता। अरे लीची का इतना बड़ा क्षेत्र मुजफ्फरपुर है, एक हमारा साथी केपी ठाकुर है जो काम कर रहा है, और कितने ही लोग हो सकते थे। सोच में ग्लोबल समिट और विदेशी पूंजी और बड़का कारखाना, इससे जो होता है उससे इनको अंदाज नहीं है कि उस पूंजी की प्रोडक्टिविटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका भी विचार तो कर लेते। कठिनाई वो है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वो भी अमीर परस्त नीतियों पर ही चल रहे हैं, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर को रिझा करके बिहार का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के जन की क्षमता और बुद्धि पर भरोसा तो रखें। कमाल करेगा, ताल ठोक के दिखाएगा बिहार। तो ताल ठोक कर दिखाएगा बिहार, ऐसा मानना है आज भी गोविंदाचार्य जी का। हम यहां लेते हैं फिर एक छोटा सा ब्रेक, लौटकर शीघ्र आते हैं। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर, सही नजरिया। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, 75 जिलों के बीच 20 करोड़ की आबादी। एक तरफ शामी अवध, एक तरफ सुबह बनारस। तहजीब के शहर में है बागों की रौनक। ताज का हुस्न हो या गंगा की रवानी, कोने कोने की हर खबर देखिए यूपी स्पेशल, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देश की बात में आप सबका फिर से स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं श्री केन गोविंदाचार्य जी से। गोविंदाचार्य जी अभी बता रहे थे कि बिहार अभी भी ताल ठोक कर दिखा सकता है। जो बिहार जेपी आंदोलन के बाद ऐसा लगा कि बिहार पिछड़ सा गया है और वहां की इकोनॉमी बहिर्मुखी हो गई, वो वहां की इकोनॉमी वहां से लेकर और बाहर की ओर जाने लगी, ये बिहार के लोगों का चिंतन है। लेकिन सबसे तारीफ की बात है कि नीतीश कुमार भी अलग से अलग हटकर नहीं सोच रहे हैं, और ये ऑफ द कप नहीं सोच रहे हैं, वो भी वही सोच रहे हैं जो बाकी लोग सोच रहे हैं, यानी कॉरपोरेट घरानों को रिझाकर बिहार में इन्वेस्टमेंट करना। हम चलते हैं और कुछ और बात करते हैं गोविंदाचार्य जी से। गोविंद जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये पूरे देश की यही मनोदिशा है कि कॉरपोरेट घराने को रिझा करके बात किया जाए? अगर इस सरकार की बात करें, यानी यूपीए 2 सरकार की बात करें, यूपीए 2 की सरकार भी लगभग उसी आधार पर काम करती रही है और ये कंटिन्यूएशन है। मैं मानता हूं कि ऑफ, जिसको हम कहेंगे आउट ऑफ डेट संकल्पनाओं के आधार पर लोग चल रहे हैं। अरे जहां 2008 की व्यापक मंदी अमेरिका को सता रही है, यूरोप ढह रहा है, उन्हीं पुराने दकियानूसी आर्थिक विचारों को आप भारत में लागू करने की कोशिश में लगे हैं। तो ये बासी और जूठन परोसने की कोशिश यूपीए 2 कर रही है भारत के ऊपर, जिसकी असीम ताकत है। क्योंकि ये लोग भारत की ताकत को न पहचानते हैं न परवाह करते हैं। इनको लगता है कि कभी अमेरिका बना दे, कभी ब्राजील बना दे भारत को, कभी चीन और रूस बना दे। भारत को भारत के नाते से भी रखकर बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए जो स्वाभिमान और आत्मविश्वास चाहिए, मैं यूपीए 2 में भी उसका घोर अभाव देखता हूं। क्या है भारत की ताकत? हम भारत की ताकत पे बात करते हैं, लेकिन अगर हम मूर्त रूप से
अगर बात करें भारत की ताकत क्या है? भारत की ताकत यह है कि 200 साल पहले भी भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। भारत की ताकत यह है कि उस समय भी वर्ल्ड ट्रेड में 18% शेयर भारत का रहा, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 19% शेयर भारत का रहा, और भारत तो 1980 तक विदेशी कर्ज में डूबा हुआ नहीं था, सरप्लस था 1000 करोड़ रुपए का। बाद में जो जो हमने नकल की है उन देशों की, हमारी ताकत से जो स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। भारत में जनबल भी है, विकेंद्रीकरण ही यहां का आधार हो सकता है। तो जो 6 लाख रिपब्लिक्स हैं भारत में, उनको उनके तय उठने दे। आज भी ताकत दे दें कि पंचायतों को केंद्रीय बजट का मैंने 7% हिस्सा देने के लिए कहा है अनटाइड फंड के रूप में, तब देखिए वहां का कमाल दिखाई पड़ेगा। आप उनको तो बेवकूफ समझे, अपने को सयाना समझे, लेकिन दूसरों की नकल करें। तो फिर देसी मुर्गी विलायती बोल, कौवा के मुंह में सुवा के लोल, ये विद्रूपता उत्पन्न कर रहे हैं यहाँ के नीति नियामक, और जिसके लिए उनको सबसे कंफर्टेबल लगता है यूपीए सरकार, कोई पूछे ना, तो वही नौकरशाह, वही राजनेता, वही घिसी पिटी बातें जो बाहर पिट चुकी हैं, अब भारत को भी पीटने की तैयारी में है। जी, ऐसा लगता है कि यूपीए 2 में एक नए नेतृत्व की आधारशिला रखी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे इसके पहले उनको कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अगर वो अब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए हैं, तो क्या रूप देखते हैं? राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री होंगे? मैंने दिल बहलाने के लिए कांग्रेस जनों को राहुल जी के नेतृत्व के बारे में अपेक्षा हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है, वो तो बड़े आजाद हैं, उनका अधिकार है, किसी को भी अपने सिर पर लाद लें। लेकिन अनुभव तो ये बताता है कि देश को समझना ही अभी शेष है, और देश को समझने की वह कोई नीयत है राहुल जी में, ऐसा भी मैंने अनुभव नहीं किया। और वो हर चीज को पब्लिक रिलेशन और मीडिया एक्सरसाइज के नाते से देखते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के यहाँ रहना, आदिवासियों के रहना, इनसे काम नहीं चलेगा। उनको तो सीखना चाहिए था जो गोखले जी ने महात्मा गांधी को कहा था, भैया चुपचाप 2 साल बिना आइडेंटिटी के घूमो, भारत को समझो। वो जब तक नहीं होगा, इनमें तो कोई लीडरशिप का मटेरियल मैं देखता नहीं। राहुल गांधी भी टूरिज्म करते हैं, पॉवर्टी टूरिज्म करते हैं वो वही कहता हूँ। और पॉवर्टी टूरिज्म के तहत वो कई जगह जाते हैं, वहाँ खाना वाना खाते हैं, और उसके बाद फिर वो समझते नहीं है कि भारत का आम आदमी इन सारे चौंचलेबाजी को अच्छी तरह समझता है, और इस बहुरूपियापन से काम नहीं चलता। महात्मा गांधी ने नाटक नहीं किया था, जीवन जिया था। भारतीय जन बोलता नहीं है, समझता सब कुछ है, और समय पर जवाब देता है। जी। तो राहुल गांधी और कांग्रेस अगर तैयार नहीं है आगे आने वाले समय में देश की सत्ता को संभालने के लिए, आपको क्या लगता है कि इस देश का जो विकल्प है, जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो अपने को तैयार पाती है इस नेतृत्व को लेने के लिए? सबसे पहले आत्मविश्वास से युक्त होना पड़ेगा। कांग्रेस जनों को महात्मा गांधी की विरासत को याद करना पड़ेगा। आज भी मैं फिर कहता हूं कि मेरे इसमें यह कहने में राजनीति की बिल्कुल कोई बात नहीं है, किसी को लड़ाने भिड़ाने की टुच्ची राजनीति का सवाल नहीं है। अपने दिग्विजय सिंह ज्यादा अनुभवी हैं, AK एंटनी किसी से क्या कम है साधन शुचिता, जीवन शुचिता के बारे में। ऐसे लोगों के बारे में क्यों नहीं रिजर्वायर में से सोचा जा सकता? क्यों एक परिवार के लिए शरणागति आवश्यक है? कितने भी महत्वपूर्ण योगदान किया हो परिवार ने, संगठन को इस दायरे से बाहर निकलना चाहिए, उसके बिना सदगति नहीं मिल सकती। तो यानी कांग्रेस पार्टी अभी एक परिवार के गिरफ्त से बाहर नहीं निकली है। मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम सरीखे लिखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत से अच्छे लोग हैं वहां, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, केवल आत्मविश्वास का अभाव सरीखा मुझे लगता है। उनको लगता है अरे पहले भी तो कोशिश की थी, लोगों ने क्या कर लिया, अर्जुन सिंह जी का क्या हुआ देखो, अरे यहीं रहो, कुछ सत्ता सुख मिलता चले। देश के बारे में सोचने वाला आदमी ही बगावत करेगा। आज वक्त है वहां बगावत की जरूरत का, कौन करेगा देखना है। नहीं, कांग्रेस में बगावत अंदरूनी होगा या बाहर से होगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस जनों के बीच में भी एक ऊहापोह की स्थिति है, और उस ऊहापोह की स्थिति के नाते नए नेतृत्व की तलाश है। शायद इसीलिए राहुल गांधी को नया नेतृत्व माना जाने लगा है। अनुभव से सिद्ध हो चुका ना कि वो प्रूवन फेल्योर है। अब प्रूवन फेल्योर को फिर से इस्तेमाल करने का, जो सिक्का नहीं चल पाया उनको फिर से इस्तेमाल करने का अधिकार तो भरपूर है उस पार्टी को, करके देख ले, कोई बात नहीं।
मैं समझता हूं कि इसमें से ये सब संक्रमण काल में से नई राजनीतिक ताकतें उभरेंगी। एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा जिसमें से मुझे लगता है कि नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, गठजोड़ बनेंगे, उसमें से एक रीसेटलमेंट प्रोसेस चलेगी फिर से स्थापित होने की, और 2016-17 तक चीजें फिर से अपने शेप, अपने आकार में। क्या आपको फिर ऐसा लगता है कि गैर कांग्रेसवाद और गैर भाजपावाद का एक बार फिर समय आएगा? अब की 2014 के चुनाव के कुछ और भी परिणाम आ सकते हैं जी। जैसे बहुत आशा लगाई थी कांग्रेस से और बहुत झुठला दिया 2009 के बाद। नए कदम उठाने थे, वो सब कुछ उन्होंने किया ही नहीं, और पिटी पिटाई नीतियों के कारण ऐसा हश्र हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ नए कॉम्बिनेशंस 2014 में बनेंगे, लेकिन वो कॉम्बिनेशंस चलें जरूरी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं में बहुत बहुमत पा जाएं, स्थिर सरकार दे पावे, पता नहीं मुझे। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों में से कोई एक इसका इस्तेमाल करे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन राजनीति में स्थिरता आएगी 2016 के बाद। 2016 के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार ये कहीं आपस में मिलकर एक नया नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं? उसी में श्री शरद पवार जी भी तो हैं, उसी गिनती में शामिल हैं वो भी। शरद पवार जी भी हैं। शरद पवार तो अभी खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि शरद पवार जी उस गिनती में बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन ये जो 4 मुख्यमंत्री हैं जो कि बहुत वोकल भी हैं और जो विचार से भी ऐसा लगता है कि वो एंटी कांग्रेसिज्म की ओर हैं, ये इन लोगों के एक साथ आने की कितनी संभावना लगती है? इसमें अपने बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी ने तो एक दो अवसरों पर ऐसा व्यक्त ही किया है कि देखिए 2014 में स्थितियां ऐसी बनेंगी जिसमें कांग्रेस और बीजेपी को जरूरत पड़ेगी तो वे लोग हमें बाहर से समर्थन करें, अब तक हम उनका समर्थन करते आए हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। तो कई चीजें तो चली रही हैं सरफेस के नीचे, इसलिए इसमें से ही एक अस्थिर दौर आएगा। अब एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार ये मेरे मन में आता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का प्रधानमंत्री बनना आपको लगता है कितना मैं उचित अनुचित की बात तो नहीं करूंगा, कितना संभव है? देखिए राजनीति में तो सब कुछ संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थितियां हैं उसमें आज भी लालकृष्ण आडवाणी जी सबसे सीनियर, सबसे सधे हुए अनुभवी राजनेता की हैसियत रखते हैं, हेड एंड शोल्डर अबव द रेस्ट आज भी है। सरकार का अनुभव भी है, आज भी है। उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसके बारे में क्या सोचे, बाकी लोग क्या सोचे अलग बात है, और जनता सोचे तो और आगे की बात है कि वो इनको भी तौलेगी और कांग्रेस को भी तौलेगी, अन्य दलों को भी। तो क्या उभर करके आएगा? एकदम संक्षेप में किसे प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? मैंने इस पर कोई चॉइस तो रखा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे आडवाणी जी हैं, और कांग्रेस की तरफ से देखेंगे तो ए.के. एंटनी, दिग्विजय सिंह, इनमें से कोई अच्छे हैं। ए.के. एंटनी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस की ओर से देखेंगे तो अगले प्रधानमंत्री के तौर पर गोविंदाचार्य जी उन्हें देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी अब भी सबसे सशक्त और अब भी सबसे सधे हुए उम्मीदवार हैं, ऐसा मानना है के.एन. गोविंदाचार्य जी का। हमने बहुत सारे विषयों पर बात की और एक तरीके से मुझे लगता है कि कई विषयों पर गोविंदाचार्य जी ने एक नीति नियामक की भूमिका निभाते हुए ये साक्षात्कार दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली।